तंगेल, ये दृश्य कैसा दिखता है? ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर The Arjun Formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh, the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron. ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य, इस विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Here, these are shots of the Varuna Formation. और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य, 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। Now we have the Amrit Formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars, and the Arrow Formation will be flown by 6 Jaguar aircraft. Now of the Vijay Formation, to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड उस समय के राजपथ पर नहीं हुई थी, बल्कि ये परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसका नाम भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के नाम पर रखा गया था, और ये दिल्ली में है। लेकिन अब इस स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो चुका है। और उस समय इस परेड में हमारे देश की सेना के कुल मिलाकर 3000 जवानों ने हिस्सा लिया था, और वायुसेना के 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में फ्लाई पास्ट किया था। और इस पहली गणतंत्र दिवस की परेड में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम था सुकर्णो, वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इसके अलावा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, और तब इस परेड की शुरुआत सुबह नहीं बल्कि दोपहर 2:30 बजे के बाद हुई थी। हालांकि वर्ष 1955 में राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हुई, और यह सिलसिला आज तक बना हुआ है। ये बात अलग है कि अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, लेकिन इस बार एक बड़ा अंतर यह भी है कि आज की परेड राजपथ पर नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर हुई, जिसका मतलब यह है कि भारत कर्तव्य पथ पर अब बहुत मजबूती से आगे चल पड़ा है। इसलिए हमारे शो का नाम तो है ही ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन हम आज ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के जरिए आपको यह भी दिखा रहे हैं कि भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस था और उसकी पहली परेड कैसे हुई थी, किन हालात में हुई थी और कहां पर हुई थी। और पहले के जो प्रधानमंत्री हैं वो गणतंत्र दिवस समारोह से पहले इंडिया गेट जाया करते थे, क्योंकि इंडिया गेट पर उस समय अमर जवान ज्योति होती थी, और अमर जवान ज्योति के समक्ष हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती थी। जबकि ये इंडिया गेट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, और इस पर उन जवानों के नाम अंकित हैं जो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। लेकिन वर्ष 2022 में अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही ज्योति में विलय हो गया, और तब से हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडिया गेट पर नहीं बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए, हमारे द्वारा निर्मित नेशनल वॉर मेमोरियल में जाकर भारतीय जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और वहीं से गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उसकी औपचारिक शुरुआत होती है। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तस्वीरें आप देखिए। Of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join in for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country,
that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today we can see right in... और आज के दिन आपके लिए एक और विचार है। 2024 ये जो नया वर्ष है, इसमें 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक है 22 जनवरी 2024 और दूसरा है 26 जनवरी 2024। 26 जनवरी 1950 का दिन वो है जब भारत एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ था, जब हमने अपना संविधान अपनाया था, या आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा राष्ट्र सही मायनों में आजाद राष्ट्र बना था। और 22 जनवरी 2024 वो दिन है जब हमारा आजाद राष्ट्र जो हुआ था, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर तो आजाद हुआ था लेकिन हमारी आत्मा आजाद नहीं हुई थी। 22 जनवरी 2024 को भारत की आत्मा आजाद हुई, भारत की पहचान, भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत का स्वाभिमान वो आजाद हुआ। उस दिन हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा हुई। तो अगर आप प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से भी देखें तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के प्राण प्रतिष्ठा हमारी हुई थी। एक देश के तौर पर, एक आजाद राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और 22 जनवरी 2024 को इसी आजाद देश की में जो है आप भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उससे आप ये कह सकते हैं कि वो हमारी पहचान और हमारे स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसलिए आज के दिन आपको एक नहीं बल्कि 2 दिन याद रखने चाहिए। एक 26 जनवरी का दिन और दूसरा 22 जनवरी का दिन। एक दिन आपका शरीर आजाद हुआ और दूसरे दिन आपकी आत्मा, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति और आपका स्वाभिमान आजाद हुआ। Chile celebrated the first anniversary of... आज के दिन का हमारे संविधान के साथ एक गहरा रिश्ता है। इसलिए अब हम आपको भारत के संविधान से जुड़ी ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनके बारे में आपको शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान लिखने के लिए स्वयं प्रेम बिहारी नारायण का चुनाव किया था। उन्होंने स्वयं किया ये चुनाव। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान दोनों की ही एक शर्त भी थी। नेहरू की शर्त यह थी कि भारत का संविधान अंग्रेजी भाषा में और इटैलिक फॉन्ट स्टाइल में लिखा जाए। ये नेहरू की शर्त थी। और प्रेम बिहारी का कहना था कि वो ये संविधान इस शर्त पर लिखेंगे जब उन्हें इसके हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने तब पंडित नेहरू से यह भी कहा कि उन्हें इस काम के बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए, ये काम वो मुफ्त में करेंगे, लेकिन वो बस संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम देखना चाहते हैं। और आज भी संविधान की जो मूल प्रति है उसके हर पन्ने पर यहां नीचे उनका नाम प्रेम लिखा हुआ है। ये बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि भारत ने अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद अपने संविधान की रचना की, यानी हमने अपना संविधान खुद लिखा, बनाया, उसकी रचना की। लेकिन इस संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई। तो सोचिए, जब हम आजाद हुए, अंग्रेजों से आजाद हुए, जब एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर हम अपना निर्माण कर रहे थे, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की जो पहली चीज होती है, जो आत्मा कही जाती है, वो होता है उसका संविधान। लेकिन जब हमने अपना संविधान बनाया, उसे भी हमने अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, यानी उन लोगों की भाषा में लिखा जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था। और हमारी जो आत्मा है वो कम से कम अंग्रेजी को तो नहीं समझती थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत का संविधान दुनिया का इकलौता ऐसा संविधान है जो 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा देशों से प्रेरित है। और इन 10 देशों के नाम आज आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। अपना संविधान बनाने से पहले हमने इन 10 देशों के संविधान को स्टडी किया, देखा कि इन 10 देशों में क्या होता है, इन्होंने अपने संविधान में क्या क्या लिखा है। और इनमें संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, केंद्र सरकार को मिलने वाली आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से, आजादी और समानता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से, और राज्य से ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए, ये विचार हमने कनाडा के संविधान से लिया। यानी ये जितने भी आइडियाज हमारे संविधान में हैं, जो हमारे विचार हैं, ये सब हमने किसी दूसरे देश के संविधान को पढ़कर लिए। यानी भारत का संविधान
पश्चिमी देशों के संविधान से प्रेरित था और इसलिए भारत का संविधान आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी माना जाता है। भारत का संविधान 1,46,385 शब्दों का है, जबकि अमेरिका का संविधान 7,762 शब्दों का है, ब्रिटेन का 54,408 शब्दों का, चीन का 10,960 शब्दों का और रशिया का संविधान 12,908 शब्दों का संविधान है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन असल में समस्या यह हुई कि भारत का संविधान जब रचा जा रहा था तो उसमें भारत का डीएनए होना चाहिए था। भारत की व्यवस्थाएं क्या हैं, भारत की सोच क्या है, भारत की पहचान क्या है, भारत की चुनौतियां क्या हैं, भारत की संस्कृति क्या है, इस सब का ध्यान रखा जाना चाहिए था। भारत के लोग क्या सोचते हैं, भारत के लोगों की आदतें क्या हैं, भारत के लोगों की चुनौतियां क्या हैं और हमारी चुनौतियां अलग हैं। अमेरिका की चुनौतियां अलग हैं, ब्रिटेन की अलग हैं, कनाडा की अलग हैं। यूरोप के देशों की चुनौतियां उस समय अलग थी, उनके विचार अलग थे। मानव अधिकारों के लिए उनके विचार अलग थे और हमारे यहां मानव अधिकारों की चुनौतियां अलग थी। उस समय उनकी चुनौती भूख और प्यास नहीं थी, गरीबी नहीं थी, जबकि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो गरीबी थी, भूख, प्यास, शिक्षा, ये सब हमारी चुनौतियां थी। लेकिन कई बार ऐसा लगा कि संविधान जब लिखा गया तो संविधान लिखने वालों ने जो विदेशी संविधान थे, पश्चिमी देशों के जो संविधान थे, उनसे ज्यादा प्रेरणा ले ली और वो अपने देश के डीएनए को भूल गए। एक और कड़वा सच यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, लेकिन उन्होंने जिस संविधान की रचना की थी उस संविधान में कहीं भी भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। भारत के मूल संविधान में लिखा था कि भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए और इस तरह हमारा देश एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। इसके अलावा जिस दौर में भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, उस दौर में भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। एक और कड़वा सच है कि हमारे देश के लोगों ने संविधान लागू होने के सिर्फ 1.5 वर्षों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भुला दिया था। यह भी कड़वा सच है। आज भीमराव अंबेडकर के नाम पर न जाने कितने नेता और कितनी पार्टियां अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। आज भीमराव अंबेडकर को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जाती है, उनकी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारे देश ने, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने उनके साथ क्या किया ये शायद आप भूल चुके होंगे। वर्ष 1951 और 52 में जब भारत के पहले लोकसभा चुनाव हुए, देखिए याद रखिएगा, जब भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1951 और 52 में, तब डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। उनकी पार्टी ने तब पहले चुनाव में 10 राज्यों की 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इन 35 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि 14 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। और हैरानी की बात यह कि खुद अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। यानी भीमराव अंबेडकर जब पहली बार इस देश में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हमारे पहले लोकसभा चुनाव में, तो वो हार गए थे और तब तक उनकी पंडित नेहरू से खटपट हो चुकी थी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी को उनके जीवित रहते हुए ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये पूरा देश जानता है। नेहरू को भी भारत रत्न मिला उनके जीवित रहते हुए और इंदिरा गांधी को भी मिला, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद 1990 में तब भारत रत्न मिला जब देश में एक गैर कांग्रेस सरकार थी और प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। वीपी सिंह ने जाकर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न दिया। दुख की बात आज यह है कि हमारे देश में जिन शब्दों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है उनमें संविधान शब्द सबसे ऊपर है। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने परिवार और अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में देखते हैं तो उन्हें देश का संविधान खतरे में दिखाई देने लगता है। जैसे ही उनके परिवार पर बात आती है, जैसे ही कानून का शिकंजा उन तक पहुंचता है, तो वो सबसे पहली बात जो कहते हैं वो कहते हैं कि भारत का संविधान ही खतरे में आ गया है। तो आपने भी वर्षों से ये बात सुनी होगी कि भारत का संविधान हमेशा से ही खतरे में ही रहता है, जबकि संविधान का असली अर्थ क्या होता है
आज भी ये बहुत सारे लोग हमारे देश के जानते ही नहीं हैं। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून, यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं उसे संविधान कहते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न आपके लिए भी है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सभी नियम और कानून समानता से सब पर एक साथ लागू होते हैं? गरीब पर, अमीर पर, वीआईपी पर, साधारण आदमी पर? यह बात आप खुद सोचकर आज बताइएगा। संविधान का मूल विचार कहता है कि यह किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या भारत में ऐसा आपने होते हुए देखा है? और आज भी हमारे देश में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग तो एक समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए भारत में मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों के पास अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। यानी पूरी दुनिया में भारत शायद इकलौता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है या अपने आप को धर्म निरपेक्ष बताने वाला देश है जहां कानून ही धर्म के हिसाब से बटा हुआ है। एक धर्म के लिए अलग कानून है, दूसरे धर्म के लिए अलग कानून है। और बड़ी बात यह है कि जो नेता अक्सर भारत के संविधान को खतरे में बताते हैं वो इस भेदभाव पर कभी कोई बात नहीं करते, बल्कि इसी भेदभाव के आधार पर वो वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं लोगों को कि ये भेदभाव हम जारी रखेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए। लेकिन इस विडंबना को आप एक और उदाहरण से आज समझ सकते हैं। वर्ष 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार संसद में एक कानून लेकर आई। याद रखिएगा, वर्ष 1991 क्या कानून लेकर आई? इसे कहते थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कानून कहता है कि अयोध्या को छोड़कर, यानी अयोध्या में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों को उसी यथास्थिति में बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले की थी। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी स्थान पर मस्जिद थी तो वो मस्जिद भविष्य में भी मस्जिद ही रहेगी, और किसी स्थान पर अगर मंदिर था तो वो भविष्य में मंदिर ही रहेगा। लेकिन जो यथास्थिति 15 अगस्त 1947 से पहले की थी वही रहेगी। एक ही अपवाद है और वो था अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये कानून लेकर आई। ये कानून जब संसद में पेश हुआ तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी बार बार यही कह रही थी कि इस कानून का मकसद उन मस्जिदों को बचाना है जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। वरना आप खुद सोचिए कि इस कानून की हमारे देश में आजादी के बाद लाने की क्या आवश्यकता थी। जाहिर है इस कानून की जो आवश्यकता थी वो सिर्फ ये थी कि जितनी भी मस्जिदें हैं वो वैसे ही बरकरार रहें। अब किसी और मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद के बाद किसी और मस्जिद पर और कोई विवाद ना हो पाए, ये मंशा थी इस कानून को लाने की। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस कानून पर लोकसभा में बहस हो रही थी, जब बीजेपी के सांसद रासा सिंह रावत ने कहा कि इस कानून में अयोध्या के अलावा कम से कम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को और काशी के ज्ञानवापी मामले को भी अपवाद के तौर पर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें स्थापित की थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को तब नकार दिया और स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने देश में मंदिर तोड़कर बनाई गई सभी मस्जिदों को बचाने के लिए यह कानून बनाया और यह सब कुछ संविधान और लोकतंत्र के नाम पर हो रहा था। लेकिन अब एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह बता दिया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा और भव्य मंदिर था और इस मंदिर के मलबे और अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि उस समय बीजेपी ने संसद में इस कानून के विरोध में क्या बातें कही थी। और आज मैं लोकसभा डिबेट 10th सीरीज सितंबर 10, 1991 ये मैं पेपर्स आज आपको लेकर आपके लिए लाया हूं लोकसभा की लाइब्रेरी से। और देखिए, तो बीजेपी के एक सांसद रासा सिंह रावत ने उस समय यह कहा था, इंडिया इज अ नेशन एंड आवर कल्चर इज इट्स सोल। हमारी जो कल्चर है वही हमारी आत्मा है। द लॉर्ड रामा, लॉर्ड श्री कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा ऑफ काशी विश्वनाथ आर द आइडियल्स ऑफ आवर कल्चर। माई अमेंडमेंट इज दैट द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, मथुरा एंड काशी विश्वनाथ
Shiv Shankar's temple be kept out of the purview of the bill just as the Ram Janmabhoomi has been kept out. तो उस समय भी 1991 में भी बीजेपी का यही स्टैंड था। अब देखिए, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, Mr. Speaker sir, I do not know how much helpful this bill would be, but I certainly know that we are not solving those problems which are behind all the tension, and we are passing this bill to create tension at the places where it is not existing. I and my party do not want to be associated in passing of this bill. Therefore, Mr. Speaker sir, with your permission, we walk out of the house. और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हम वॉकआउट करेंगे, हम इस कानून का हिस्सा नहीं बन सकते। और तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री दिग्विजय सिंह, जो राजगढ़ से सांसद थे, उन्होंने कहा, सर, दिस कैन नॉट बी अलाउड, इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, देयर कंडक्ट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, द चेयर मस्ट टेक नोट ऑफ दिस। उन्होंने आगे भी कहा, सर, दिस इज डिसगस्टिंग, देयर बिहेवियर हैज ऑलवेज बीन डिसगस्टिंग। तो जब बीजेपी इसका विरोध कर रही थी तो दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि जो आपका व्यवहार है ये शर्मनाक है, ये डिसगस्टिंग है। अब देखिए, एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अपनी रिपोर्ट में कौन सी 5 बड़ी बातें बताई हैं, ये पूरे देश को जाननी चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये कोई मान्यताएं नहीं कह रही। एएसआई ने जो सर्वे किया उस साइट का और उसके बाद जो अपनी फाइनल रिपोर्ट उन्होंने दी है, उसमें क्या लिखा है। पहली बात, मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। अब आप सोचिए, तहखाने में, मस्जिद के तहखाने में नीचे हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्तियां क्या कर रही हैं। दूसरा, 17वीं सदी में मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ और इस मस्जिद को बनाने के लिए प्राचीन मंदिर के ही खंभों का इस्तेमाल हुआ और इस दौरान खंभों पर अंकित नक्काशी को भी मिटाने की कोशिश की गई। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है एएसआई ने, मस्जिद से कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी लिपि में कुल मिलाकर 34 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर होने का प्रमाण पेश करते हैं और इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर और महामुक्ति मंडप जैसे शब्द लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर का ही अवशेष है जिसे मुगलों ने ध्वस्त न करके मस्जिद में ही सम्मिलित कर लिया था, मस्जिद में ही मिला लिया था। और पांचवा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे से पता चलता है कि इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था और ये मस्जिद प्राचीन मंदिर के मलबे से ही बनाई गई थी। तो प्राचीन मंदिर को पहले ध्वस्त किया, उसी के मलबे से मस्जिद बना दी, कई जगह पर उसी मंदिर के खंभों को दोबारा से रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लिया गया। इसलिए हमें लगता है कि अयोध्या के बाद अब जब एएसआई के सर्वेक्षण से यह साबित हो गया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तब हमारे देश के मुस्लिम पक्षकारों को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो इतिहास में मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण को एक बड़ी गलती मानकर इस गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं और उन्हें भाईचारा दिखाते हुए ज्ञानवापी की जमीन जहां मंदिर निकला है, उस जमीन को, स्थान को हिंदुओं को स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए। ये एक अवसर मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में भी मिला था। अगर अयोध्या में जब ये विवाद हुआ था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, उस समय भी अगर मुस्लिम पक्षकार इस अवसर का फायदा उठाते और कहते क्योंकि ये हिंदुओं के भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उनका इससे विशेष लगाव है, हिंदुओं के लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, जबकि मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक मस्जिद थी और ऐसी मस्जिद जिसका वो इस्तेमाल भी नहीं करते थे, जहां वो नमाज भी नहीं अदा करते थे, जिसे उन्होंने खंडर की तरह छोड़ा हुआ था, उनके लिए ये एक सिर्फ प्रॉपर्टी थी, एक वो भी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अगर मुस्लिम पक्षकार चाहते तो इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को वो छोड़ सकते थे हिंदुओं के लिए, और आप देखते उसके बाद वर्षों तक हमारे देश में जितना खून बहा है, जितने दंगे हुए हैं, जो नफरत फैली है उसके नाम पर, जो उसके नाम पर लोगों ने चुनाव लड़े हैं, जो उसके नाम पर वोट बैंक तैयार किए गए हैं, जो उसके नाम पर दोनों संप्रदायों को लड़ाने की कोशिश की गई है, उसके नाम पर न जाने कितने दोनों संप्रदायों के नए नए ठेकेदार पैदा हुए हैं, ये सब कुछ ना हुआ होता। अब मुस्लिम पक्षकारों के पास
ये दूसरा ऐसा अवसर आया है जिसे हम कहेंगे कि बहुत बड़ा मौका उन्हें मिला है, जब वो उस पुरानी गलती को जो उन्होंने अयोध्या में की थी उसे सुधार सकते हैं। और एएसआई के सबूत मिलने के बाद ये बात तो पक्की है कि जब अदालत में ये मामला चलेगा, अदालत भी वही फैसला सुनाएगी जो अयोध्या के मामले में अदालत ने सुनाया था, क्योंकि सबूत हैं सामने और सबूत झूठ नहीं बोलते। ऐसे में मुस्लिम पक्षकारों को ये चाहिए कि वो इस अवसर का फायदा उठाएं और हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे की एक नई परंपरा और एक नई मिसाल वो कायम करें और स्वेच्छा से ये कह दें कि भाई ये स्थान आप ले लीजिए और हम आपको स्वेच्छा से ही ये स्थान देते हैं। और हमारे पूर्वजों से उस समय ये गलती हुई कि हमने मंदिर को ध्वस्त किया और इस पर मस्जिद बना ली, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो।